जब भी किसी राज्य सरकार की बात होती है तो अक्सर सबसे पहला चेहरा या कहें नाम किसका ध्यान में आता है? भाई मुख्यमंत्री का। ऐसा लगता है जैसे वही सबको चला रहे हैं। हाँ, ये आम धारणा है। पर क्या कहानी इतनी सीधी है? क्या राज्यपाल जो संवैधानिक प्रमुख है वो सिर्फ नाम के लिए? ये सवाल अक्सर उठता है। ये सवाल बहुत दिलचस्प है और हाँ, अक्सर लोगों के मन में आता है। देखिए, हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें संविधान ने एक ढांचा बनाया है। इस ढांचे के तहत राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं, मतलब डिज्योर हेड, जिनके नाम पर सारे सरकारी काम होते हैं। ओके। लेकिन सरकार चलाने की जो असली शक्ति है, वास्तविक कार्यकारी अधिकार, जिसे डिफैक्टो पावर कहते हैं, वो मुख्यमंत्री के हाथों में होती है। वो सरकार के मुखिया हैं। अच्छा, तो ये कुछ वैसा ही हुआ जैसे केंद्र में होता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाला रिश्ता। मतलब राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया। बिल्कुल सही पकड़ा। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की भूमिका काफी हद तक केंद्र में प्रधानमंत्री जैसी ही है। वो राज्य सरकार की, क्या कहें, मशीनरी के इंजन की तरह है, जिसके इर्द गिर्द पूरी सरकार घूमती है। तो आज हमारे पास ये जो सामग्री है एक पुस्तक का अंश लगता है। हम इसी के आधार पर मुख्यमंत्री की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतरेंगे, समझेंगे कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, खासकर जब हालात थोड़े पेचीदा हों। हाँ, और फिर उनकी शपथ, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके पास क्या शक्तियां हैं और वो असल में क्या क्या काम करते हैं, इन सब पर बात करेंगे, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत सामग्री के जरिए मुख्यमंत्री पद की जो संवैधानिक बारीकियां हैं और जो व्यवहारिक हकीकत है, दोनों को समझें। हाँ, मतलब ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये नियम जमीन पर कैसे काम करते हैं। एक तरह से इस विश्लेषण की चीर-फाड़ करेंगे। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता क्या है, मतलब नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 164 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब पहली नजर में ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसमें पेंच है। मतलब राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संसदीय परंपरा काम आती है। ये एक तरह का स्थापित नियम है, एक कन्वेंशन है कि राज्यपाल को राज्य विधानसभा में जिस दल या गठबंधन को बहुमत हासिल हो, उसी के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए बुलाना होता है। ये कोई उनकी मनमर्जी का मामला नहीं है। पर राजनीति हमेशा इतनी सीधी कहाँ होती है? कई बार देखते हैं चुनाव के बाद किसी को साफ बहुमत मिलता ही नहीं, तब क्या होता है? यहीं पर तो अक्सर खिंचतान और क्या कहते हैं, विवाद की खबरें आती हैं। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम और हाँ, थोड़ी विवादित भी हो जाती है। संविधान उन्हें यहाँ अपने विवेक यानी अपनी व्यक्तिगत सूझबूझ का इस्तेमाल करने की छूट देता है। विवेक? अच्छा, हाँ। आमतौर पर राज्यपाल तब क्या करते हैं, वो सबसे बड़े दल के नेता को या फिर चुनाव से पहले या बाद में बने किसी गठबंधन के नेता को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। और फिर उन्हें कहा जाता है कि आप बहुमत साबित करें। जी हाँ, उन्हें एक तय समय सीमा दी जाती है। आमतौर पर करीब 1 महीने का वक्त मिलता है कि वो विधानसभा के पटल पर अपना बहुमत साबित करें। इस स्रोत सामग्री में एक दिलचस्प बात यह भी बताई गई है कि संविधान नियुक्ति से पहले बहुमत साबित करने की शर्त नहीं लगाता। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण है। हाँ। राज्यपाल पहले नियुक्ति कर सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि भाई अब आप इतने दिन में बहुमत साबित करो। ये लचीलापन कई बार जरूरी होता है ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया अटके नहीं। ये वाकई एक अहम नुक्ता है। और अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाए कि पद पर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री का अचानक निधन हो जाए और पार्टी में कोई एकदम से सर्वमान्य नेता न उभरे, तब ऐसी दुखद स्थिति में भी राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि जैसा कि इस अंश में भी इशारा किया गया है, आम तौर पर होता यह है कि सत्तारूढ़ दल जल्द ही अपना नया नेता चुन लेता है और राज्यपाल फिर उसी व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। ज्यादातर मामलों में पार्टी का जो अंदरूनी फैसला होता है वही निर्णायक होता है। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है,
क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए विधायक या विधान परिषद का सदस्य होना उसी समय जरूरी है? कई बार सुनते हैं कि कोई बाहर का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारी व्यवस्था का एक और लचीलापन है। नियुक्ति के समय सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा। कोई भी व्यक्ति जो उस समय विधायक या एमएलसी नहीं है वो भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उसे 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होगी, चाहे वो चुनाव जीत कर आए या नामित होकर। 6 महीने का वक्त? हाँ, अगर वो 6 महीने में सदस्य नहीं बन पाते तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ये भी महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये जो नियुक्ति प्रक्रिया की जटिलताएं हैं, खासकर जब बहुमत स्पष्ट ना हो, इसको लेकर क्या कोई दिशा निर्देश वगैरह हैं? मुझे याद आ रहा है सरकारी आयोग ने इस पर कुछ कहा था शायद। हाँ बिल्कुल, केंद्र राज्य संबंधों पर जो सरकारी आयोग बना था 1983-88, उसने इस पर काफी विस्तार से सिफारिशें दी थीं और इस स्रोत में भी उनका जिक्र है। आयोग ने साफ कहा था कि राज्यपाल का पहला काम ये देखना है कि विधानसभा में सबसे ज्यादा समर्थन किसके पास है और कौन एक स्थिर सरकार दे सकता है। मतलब ये नहीं कि राज्यपाल अपनी पसंद की सरकार बनवाएं। नहीं, उनका काम अपनी पसंद की नीतियां लागू करवाने वाली सरकार बनाना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि सरकार बने। क्या आयोग ने कोई क्रम या प्रेफरेंस लिस्ट भी सुझाई थी जब किसी को बहुमत ना मिले? बिल्कुल, आयोग ने एक वरीयता क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस सुझाया था। पहला, सबसे पहले चुनाव पूर्व बने गठबंधन को मौका दे। ठीक है। अगर वो नहीं तो दूसरा, सबसे बड़े अकेले दल को बुलाएं जो दूसरों के समर्थन से, मतलब निर्दलीय वगैरह मिलाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर रहा हो। तीसरा, फिर चुनाव के बाद बने गठबंधन को देखें जहां सभी साथी मंत्री बनने को तैयार हो, मतलब सरकार में शामिल हो। और चौथा, आखिर में ऐसे चुनाव बाद गठबंधन पर विचार करें जहां कुछ दल सरकार में शामिल हो और बाकी बाहर से समर्थन दें। ये तो काफी डिटेल्ड है। हाँ, और आयोग ने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनने वाले नेता के पास शुरू में पूर्ण बहुमत नहीं है तो उसे पद संभालने के 30 दिन के अंदर विश्वास मत हासिल कर लेना चाहिए। और अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री बन गए, सरकार चल रही है, लेकिन बीच में उनके बहुमत पर ही सवाल उठ जाएं, विधायक दल बदल लें या समर्थन वापस ले लें, तब राज्यपाल क्या करें? इस पर सरकारी आयोग का रुख बहुत स्पष्ट था और इस स्रोत में भी उसे महत्व दिया गया है। आयोग ने कहा कि राज्यपाल को खुद विधायकों की गिनती करके या राजभवन में उनकी परेड कराकर बहुमत तय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो फिर कैसे तय हो? बहुमत का फैसला सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पटल पर होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट के जरिए। ये सिद्धांत लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हालांकि व्यवहार में कई बार इस पर विवाद भी हमने देखे हैं। हाँ, वो तो है। व्यवहार में कई बार चुनौतियां आती हैं। खैर, तो ये तो हुई नियुक्ति की बात, जिसमें कई बार सियासी दांव-पेच भी शामिल होते हैं। अब मान लीजिए नियुक्ति हो गई, तो उनकी जिम्मेदारियां औपचारिक रूप से कैसे शुरू होती हैं? शपथ वगैरह की क्या प्रक्रिया है? मुख्यमंत्री को अपना पद संभालने से पहले राज्यपाल 2 तरह के शपथ दिलाते हैं। एक होती है पद की शपथ और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ। पद की शपथ में क्या खास होता है? मतलब क्या वचन लेते हैं वो? इसमें वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का वचन देते हैं, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने का प्रण लेते हैं। साथ ही वो अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने, यानी पूरी ईमानदारी से काम करने की कसम खाते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि वो संविधान और कानून के हिसाब से सभी तरह के लोगों के प्रति बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के न्याय करेंगे। मतलब बिना डरे, बिना किसी का फेवर किए, बिना किसी से लगाव या नफरत रखें, सबके साथ समान व्यवहार करेंगे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का वचन है। और ये जो दूसरी शपथ है गोपनीयता की, उसका क्या मतलब है? गोपनीयता की शपथ का मतलब है कि मंत्री के तौर पर उनके सामने जो भी गोपनीय मामले आएंगे या सरकार की ऐसी नीतियां जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई हैं,
उन्हें वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं बताएंगे जिसे वो बात जानने का अधिकार नहीं है। अच्छा। हाँ, सिवाय तब जब अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने के लिए वो जानकारी साझा करना जरूरी हो। ये बेसिकली सरकार के कामकाज की संवेदनशीलता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए जरूरी है। समझ गया, ठीक है। अब आते हैं कार्यकाल पर। मुख्यमंत्री कितने समय तक पद पर रहते हैं? क्या कोई फिक्स टर्म है, जैसे 5 साल? नहीं, तकनीकी रूप से देखें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। संविधान की भाषा ये है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत यानी ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल जब चाहें मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। यहीं पर समझने वाली बात है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा या खुशी पर सब कुछ निर्भर है। तो फिर इसका असली मतलब जुड़ा है विधानसभा के विश्वास से। जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन हासिल है, तब तक राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। अच्छा। जैसे ही वो सदन का विश्वास खो देते हैं, यानी बहुमत उनके खिलाफ हो जाता है, तब उन्हें या तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। तो असली शक्ति विधानसभा के विश्वास में है, राज्यपाल के व्यक्तिगत प्रसाद में नहीं। इस संदर्भ में एसआर मुंबई केस का जिक्र अक्सर आता है ना, इस स्रोत में भी शायद है। हाँ, बिल्कुल है। एसआर मुंबई बनाम भारत संघ 1994 का मामला बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को मजबूती से स्थापित किया था। कोर्ट ने कहा कि किसी मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा के फ्लोर पे ही होना चाहिए, कहीं और नहीं। मतलब राज्यपाल अपनी राय के आधार पर फैसला नहीं ले सकते? नहीं, राज्यपाल अपनी व्यक्तिपरक राय के आधार पर या राजभवन में विधायकों की गिनती करके सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। ये एक मील का पत्थर फैसला था जिसने मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को एक तरह की संवैधानिक सुरक्षा दी, बशर्ते उनके पास सदन में नंबर हो। हालांकि जैसा ये स्रोत भी इशारा कर रहा है, इस सिद्धांत को व्यवहार में लाने में कई बार चुनौतियां आई हैं और विवाद भी हुए हैं। हाँ, ये बात सही है। सिद्धांत और व्यवहार में कभी-कभी अंतर आ जाता है। अच्छा, और मुख्यमंत्री की सैलरी और दूसरी सुविधाएं ये कौन तय करता है? मुख्यमंत्री का वेतन और उनके भत्ते राज्य का विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद, अगर उस राज्य में है तो, कानून बनाकर तय करते हैं। ठीक है। उन्हें वही वेतन और भत्ते मिलते हैं जो राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा उन्हें कई और सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे खर्चे के लिए विशेष भत्ता मिलता है, बिना किराए का सरकारी आवास मिलता है, यात्रा सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं वगैरह। ये सब विधानमंडल ही तय करता है। चलिए, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, मुख्यमंत्री की शक्तियां और उनके काम। ये तो काफी व्यापक लगते हैं। इनको अलग अलग हिस्सों में देखें तो बेहतर रहेगा। सबसे पहले अपनी मंत्रिपरिषद यानी कैबिनेट के संबंध में मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है? देखिए, मंत्रिपरिषद के मामले में तो मुख्यमंत्री ही असल में बॉस होते हैं। वो उस टीम के कप्तान हैं। सबसे पहली और अहम बात, राज्यपाल केवल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनके नाम की सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। अच्छा, यानी मंत्रियों का चुनाव पूरी तरह से मुख्यमंत्री के हाथ में है। किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं। बिल्कुल, और सिर्फ चुनाव ही नहीं, किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा, यानी मंत्रालयों का बंटवारा करना, और अगर जरूरत पड़े तो बाद में विभागों में फेरबदल करना, ये सब मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। और अगर किसी मंत्री से उनकी बनी नहीं तो? अगर उनका किसी मंत्री से कोई गंभीर मतभेद हो जाए तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं, और अगर मंत्री इस्तीफा ना दे तो वो राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यपाल आमतौर पर ये सलाह मानते हैं। और कैबिनेट की मीटिंग्स वगैरह का क्या? मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, और जाहिर सी बात है, जब वो अध्यक्ष हैं तो बैठकों के एजेंडे पर और उनमें लिए जाने वाले फैसलों पर उनका गहरा असर होता है।
वो सभी मंत्रियों के कामकाज पर नजर रखते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनके बीच तालमेल बिठाने का काम करते हैं। एक तरह से वो सरकार के मुख्य प्रबंधक या कोऑर्डिनेटर हैं। ये बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री अकेले ही पूरी सरकार गिरा दें? मेरा मतलब है, अगर वो खुद इस्तीफा दे दें तो? हाँ, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है जो मुख्यमंत्री के पद से जुड़ी है। अगर मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो ये सिर्फ उनका इस्तीफा नहीं माना जाता, बल्कि पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है। पूरी मंत्रिपरिषद? हाँ, पूरी मंत्रिपरिषद। यही स्थिति मुख्यमंत्री की मृत्यु होने पर भी होती है, सरकार गिर जाती है। लेकिन अगर कोई और मंत्री इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उससे पूरी सरकार पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ उसका पद खाली होता है। उस खाली पद को भरना है या नहीं, ये भी मुख्यमंत्री ही तय करते हैं। इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की धुरी हैं, वो कीस्टोन है। ये तो वाकई में मंत्रिपरिषद पर उनका बहुत मजबूत नियंत्रण दिखाता है। अब जरा राज्यपाल के साथ उनके रिश्ते और शक्तियों को देखते हैं, वो कैसे काम करते हैं? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक पुल की तरह काम करते हैं। ये उनकी एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी भी है, जिसका जिक्र खासकर संविधान के अनुच्छेद 167 में है। इस स्रोत में भी अनुच्छेद 167 के महत्व को रेखांकित किया गया है। अनुच्छेद 167 ये क्या कहता है? मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं इसके तहत? इसके तहत मुख्यमंत्री के 3 मुख्य कर्तव्य बताए गए हैं। पहला, राज्य के प्रशासन से जुड़े और कानून बनाने से जुड़े मंत्रिपरिषद के जितने भी फैसले हैं उनकी जानकारी राज्यपाल को देना, मतलब कैबिनेट क्या तय कर रही है ये राज्यपाल को बताना। ठीक है। दूसरा, अगर राज्यपाल राज्य के प्रशासन या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में कोई खास जानकारी मांगते हैं तो वो जानकारी उन्हें मुहैया कराना। और तीसरा, और ये काफी दिलचस्प है, अगर किसी एक मंत्री ने अकेले कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने यानी पूरी कैबिनेट ने मिलकर विचार नहीं किया है और राज्यपाल चाहते हैं कि उस फैसले को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाए, तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो उस मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करे। अच्छा, ये तीसरा वाला बिंदु तो काफी अहम लगता है। ये एक तरह से सुनिश्चित करता है कि बड़े फैसले सामूहिक रूप से लिए जाएं, सिर्फ एक मंत्री की मर्जी से नहीं चलें। बिल्कुल, ये सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को मजबूत करता है। इसके अलावा एक और अहम बात है, राज्य के जो बड़े अधिकारी होते हैं जैसे महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, राज्य चुनाव आयुक्त वगैरह, हाँ, इनकी नियुक्ति भले ही राज्यपाल करते हों, लेकिन वो ये नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। तो यहाँ भी नियुक्ति प्रक्रिया में मुख्यमंत्री की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका पर। यहाँ उनके क्या काम हैं? मुख्यमंत्री आमतौर पर सदन के नेता होते हैं, खासकर विधानसभा के, क्योंकि सरकार का बहुमत तो वहीं साबित होता है और सरकार वहीं के प्रति जवाबदेह होती है। सदन के नेता के तौर पर? हाँ, सदन के नेता के तौर पर उनकी कई जिम्मेदारियां और शक्तियां होती हैं। जैसे वो राज्यपाल को सलाह देते हैं कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, समन करना है और कब खत्म करना है, प्रोरोग करना है। क्या वो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं कार्यकाल पूरा होने से पहले? हाँ, मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल को विधानसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकते हैं। अच्छा। हालांकि राज्यपाल इस सलाह को मानने के लिए बाध्य है या नहीं, ये कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है, खासकर तब जब ये लगे कि मुख्यमंत्री शायद सदन का विश्वास खो चुके हैं। खैर, इसके अलावा मुख्यमंत्री सदन के पटल पर यानी विधानसभा या विधान परिषद में सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम है, उनकी घोषणा करते हैं। वो एक तरह से विधानमंडल के अंदर सरकार का चेहरा होते हैं। ये तो हो गई प्रमुख भूमिकाएं मंत्री परिषद के साथ, राज्यपाल के साथ और विधानमंडल के साथ। इनके अलावा भी मुख्यमंत्री के कई और महत्वपूर्ण काम होते होंगे जिनका जिक्र इस स्रोत में हो। बिल्कुल, इस स्रोत सामग्री में कई और भूमिकाओं का भी जिक्र किया गया है। जैसे
मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड स्टेट प्लानिंग बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। ये बोर्ड राज्य के विकास की योजनाएं बनाने में मदद करता है। और जोनल काउंसिल्स की बात होती है, उसमें क्या रोल है? हाँ, देश को प्रशासनिक सुविधा के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र की एक क्षेत्रीय परिषद होती है। मुख्यमंत्री बारी बारी से, मतलब रोटेशन के आधार पर, 1 साल की अवधि के लिए अपनी संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष बनते हैं। उपाध्यक्ष? अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, उपाध्यक्ष। इन परिषदों के अध्यक्ष हमेशा केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी कोई भूमिका होती है, जैसे प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग वगैरह? जरूर। मुख्यमंत्री अंतर्राज्य परिषद के सदस्य होते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मंच है जहां केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी मसलों और सहयोग पर चर्चा होती है। साथ ही वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य होते हैं। इन दोनों ही महत्वपूर्ण निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो इन मंचों के जरिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय नीति निर्माण में भी अपनी बात रखते हैं, अपने राज्य का पक्ष रखते हैं। और राज्य के अंदर उनकी अन्य भूमिकाएं क्या-क्या है? कई हैं। वो राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। मीडिया में या जनता के सामने सरकार का पक्ष वही रखते हैं। किसी भी आपात स्थिति में, मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया या कोई और संकट, तो वो राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक यानी कि क्राइसिस मैनेजर इन चीफ की भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये तो देखते ही हम। राज्य के नेता के तौर पर वो समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके ज्ञापन लेते हैं। वो अपनी पार्टी जो सत्ता में है उसके भी प्रमुख नेता होते हैं और राज्य की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, जैसे IAS, IPS अधिकारी जो राज्य कैडर में काम कर रहे हैं, उनकी भी एक तरह से वो राजनैतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड होते हैं। बाप रे, सुनने में तो लगता है कि मुख्यमंत्री के पास शक्तियों का भंडार है। राज्य के प्रशासन में उनकी भूमिका वाकई बहुत ही केंद्रीय और निर्णायक है। इसमें कोई शक नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य की राजनीति और प्रशासन का केंद्र बिंदु होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसा कि इस स्रोत में भी अंत में इशारा किया गया है, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू मतलब ये कि राज्यपाल को संविधान ने कुछ विवेकाधीन शक्तियां दी हैं। अच्छा, विवेकाधीन शक्तियां। हाँ, यानी ऐसे मामले जहां वो मुख्यमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे हमने बात की थी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब किसी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, या मान लीजिए विधानसभा ने कोई बिल पास किया, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं। यह सबसे विवादास्पद, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना। ये तो बहुत बड़ी शक्तियां हैं। हाँ, और ये विवेकाधीन शक्तियां कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की ताकत, उनके अधिकार, उनके प्रभाव और उनकी भूमिका को कुछ हद तक सीमित कर सकती हैं या कम से कम उस पर एक अंकुश लगाती हैं। ये संविधान द्वारा बनाया गया एक तरह का संतुलन है। ये संतुलन वाला बिंदु महत्वपूर्ण है। चलिए, अब हम चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो जाते जाते एक बार फिर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के संवैधानिक रिश्ते को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। खासकर वो कौन से अनुच्छेद हैं जो इस रिश्ते की बुनियाद हैं? 63 ये कहता है कि राज्यपाल को उनके काम में सलाह और सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन ये साफ करता है कि जिन मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करना है, वहां ये सलाह बाध्यकारी नहीं होगी। ठीक है। फिर है अनुच्छेद 164। ये नियुक्ति और जिम्मेदारी से जुड़ा है। ये कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पे करेंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, जिसका मतलब हमने समझा कि ये असल में विधानसभा के विश्वास पर निर्भर है। और सबसे जरूरी बात, पूरी मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। सामूहिक उत्तरदायित्व। तीसरा, अनुच्छेद 167, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की।
ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य तय करता है कि वो राज्यपाल को सरकार के सभी फैसलों और प्रशासन के बारे में सूचित रखे और राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी दे। इनके अलावा अनुच्छेद 166 और 177 का भी जिक्र था शायद स्रोत में। उनका क्या महत्व है? हाँ, संक्षेप में अनुच्छेद 166 राज्य सरकार के कामकाज के संचालन के नियमों से संबंधित है कि राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। और अनुच्छेद 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल को विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार देता है, भले ही वो उस सदन के सदस्य ना हों, लेकिन वोट नहीं दे सकते अगर सदस्य नहीं हैं। ये सभी अनुच्छेद मिलकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक जटिल लेकिन कार्यात्मक रिश्ता बनाते हैं जो हमारी संसदीय प्रणाली के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा का हम सार निकालें तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री राज्य के असली कार्यकारी प्रमुख हैं, मतलब असली बॉस, जिनके हाथ में सरकार चलाने की बागडोर है। हाँ, बिल्कुल। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, खासकर वैसी स्थिति में जब किसी को बहुमत ना मिला हो, काफी दिलचस्प और कभी-कभी, जैसा हमने देखा, विवादित भी हो सकती है। वहाँ राज्यपाल के विवेक की भूमिका बढ़ जाती है। सही कहा। तो उनके पास अपनी टीम यानी मंत्रिपरिषद चुनने, सरकार की नीतियां तय करने, विधानमंडल का सामना करने और राज्यपाल को सलाह देने की बहुत व्यापक शक्तियां हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि संविधान राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच एक निश्चित संतुलन बनाने की कोशिश करता है। मुख्यमंत्री जानकारी देने के लिए बाध्य है, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह है और राज्यपाल के पास कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ से काम करने का अधिकार है। तो ये दिखाता है कि राज्य में मुख्यमंत्री की स्थिति भले ही केंद्र में प्रधानमंत्री जितनी शक्तिशाली लगे, लेकिन उस पर भी कुछ संवैधानिक अंकुश और संतुलन मौजूद हैं। एकदम सही। आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मुख्यमंत्री के पास बहुत ताकत है, लेकिन साथ ही राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां और विधानसभा में बहुमत बनाए रखने की जरूरत भी है। ये जो पूरी व्यवस्था है, जिसमें शक्ति भी है और सीमाएं भी, ये राज्य के शासन में शक्ति संतुलन और कभी-कभी होने वाले टकरावों के बारे में क्या बताती है? क्या ये प्रणाली हमेशा सुचारू रूप से काम करती है, या आपको लगता है इसमें सुधार की गुंजाइश है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है जो हमारी शासन प्रणाली की जो कार्य प्रणाली है और उसकी जो चुनौतियां हैं उन पर सोचने को मजबूर करता है। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा मुख्यमंत्री की शक्तियां और कार्यों पर। ये सारी जानकारी हमें उपलब्ध स्रोत सामग्री के विश्लेषण से मिली। उम्मीद है आपको ये बातचीत उपयोगी लगी होगी।